हेलो दोस्तों, हम पढ़ रही थी लक्ष्य बुक फर्स्ट ग्रेड जिसमें हमने गुप्त काल जो मुगल काल है उसकी स्थापत्य कला शुरू कर रखी थी, जिसमें अकबर, जहांगीर, हुमायूं और बाबर के बारे में हमने बात कर ली थी। तो हम लाइन टू लाइन आज शाहजहां की स्थापत्य कला का वर्णन करेंगे और उसको याद करेंगे। तो हम बात करते हैं कि शाहजहां के समय स्थापत्य कला की अभूतपूर्व उन्नति हुई। मुगल काल में शाहजहां के समय सर्वाधिक भवनों का निर्माण हुआ। इसके भवनों में विशालता और दृढ़ता की अपेक्षा सुंदरता अधिक है। भवन निर्माण में सुंदर संगमरमर का प्रयोग अधिक हुआ था। यानी पहले बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। शाहजहां के काल में जो है वो संगमरमर शुरू हुआ था। छतों की सजावट के लिए सोने चांदी के विभिन्न रंग जवाहरातों का प्रयोग किया गया। इसकी भवन निर्माण में विशेष रुचि थी, इसलिए इसे एक महान निर्माता कहते हैं। शाहजहां की महानगरीय स्थापत्य कला की तुलना रोमन सम्राट ऑगस्टस के शासनकाल की स्थापत्य कला से की जाती है। इन दोनों ही शासकों ने सफेद संगमरमर को अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया था। शाहजहां के काल की इमारतों पर ईरानी ईरानी स्थापत्य कला का व्यापक प्रभाव पड़ा था, किंतु इसने अपनी इमारतों में सभी प्रतिष्ठित स्थापत्य कलाओं के श्रेष्ठ तत्वों का समावेश करने में कभी संकोच नहीं किया। यानी इसने सभी स्थापत्य शैली थी उनको शामिल किया है अपनी कला में। शाहजहां का काल मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी जो मुगल स्थापत्य है उसमें जो स्वर्ण काल कहलाता है, यानी जो गोल्डन पीरियड कहलाता है, वो शासक था यहाँ पे शाहजहां। क्योंकि शाहजहां ने बहुत ही अच्छी-अच्छी बिल्डिंग बनाई थी, सबसे ज़्यादा बनाई थी और सफ़ेद संगमरमर का यूज़ किया था इन्होंने। तो ये महान निर्माता शासक थे शाहजहां। तो अब हम आगे शाहजहां की एक-एक जो भी इमारतें बनाई है, उसको हम सचित्र याद करेंगे। तो आपको पता है दोस्तों, हम फर्स्ट ग्रेड पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड में जो लक्ष्य की बुक है, उसमें वो टॉपिक पढ़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। बाकी जो वंश हैं, जैसे मुगल जो वंश शासक हैं और गुप्त शासक हैं, वो हमारे टॉपिक में नहीं दिए हैं, तो वो हम छोड़ रहे हैं। बाकी हम जो सभी हैं, वो पेज टू पेज पढ़ रहे हैं टोटल बुक। तो हम देखते हैं कि शाहजहां कालीन मुगल स्थापत्य कला को स्वर्णकाल कहते हैं। इसके काल को हमने ये मैप में इनकी सभी इमारतें वो एक बार के लिए लिख लिए हैं। तो अब इनको इस मैप में देख लेते हैं कि कहाँ-कहाँ कौन-सी जो है वो इमारतें हैं। फिर हम इसकी डिस्कस करेंगे एक-एक की। तो हम बात करते हैं दिल्ली में। दिल्ली में इन्होंने बनवाया था लाल किला, यानी शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था और अकबर ने आगरा में लाल किला बनवाया था। जो आगरा का लाल किला है, वहीं पे क्या था, तख्ती ताऊस था, ठीक है ना? यानी मयूर सिंहासन था और वो बाद में जो शाहजहाँ है, वही तख्ती ताऊस कहाँ ले गए थे? दिल्ली के लाल किले में, यानी जो दीवान-ए आम है, वहाँ पे बाद में रखा गया था। अब जो दिल्ली में लाल किला बनवाया, उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो है दीवान-ए-खास और एक होता है दीवान-ए-आम जो आगरा किले में भी है। यानी दीवान-ए-खास और दीवान-ए-आम क्या होता है? दीवान-ए-आम में जो शासक है, वो जनता से मिलता था, यानी जनता से जो है उनकी परेशानियाँ सुनने के लिए जो बनाई जाती थी बिल्डिंग, वो थी दीवान-ए जो है आम, यानी आम लोगों से। हम आम से याद करेंगे कि आम लोगों से मिलने के लिए, यानी आम जनता से मिलने के लिए। और एक आता है दीवान-ए-खास, तो हम खास को ऐसे याद करेंगे कि खास-खास लोगों से मिलने के लिए, यानी अपने जो निजी लोग थे, उनसे मिलने के लिए जो है वो जो शहंशाह होता था, वो दीवान-ए-खास में बातचीत करता था। आगे हम बात करें कि दिल्ली का जो लाल किला है, वो 2007 में विश्व विरासत में शामिल किया गया था और इसके जो शिल्पकार थे, वो थे हमीद अहमद। कौन थे? हमीद अहमद। दिल्ली के लाल किले के जो थे, क्या थे? शिल्पकार थे। तो हम हमीद अहमद को ऐसे याद करेंगे, अहमद का हम क्या लेंगे? अहम लेंगे, यानी अहम या फिर घमंड, ठीक है ना? तो हमारे दिल्ली में लाल किला है, उसपे हम तिरंगा-विरंगा फहराते हैं, ठीक है ना? वहाँ पे जो है वो झाँकियाँ निकलती है, तो वो हमारे लिए क्या होती है? गर्व की बात होती है, यानी घमंड की बात होती है। तो अहमद किसके शिल्पकार थे? दिल्ली के लाल किले के शिल्पकार थे। दिल्ली का जो लाल किला है, वहाँ पे जामा मस्जिद भी बनाई गई है और सलीमगढ़ दुर्ग भी है। हमने पहले भी सलीमगढ़ दुर्ग को पढ़ लिया था शेरशाह सूरी के काल में, कि शेरशाह सूरी का जो पुत्र था, उसने सलीमगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, लाल किले के परिसर में, यानी वहीं पे, जिसको 2007 में जब लाल किले को विश्व विरासत में शामिल किया गया, तो सलीमगढ़ दुर्ग को भी साथ में विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया था। इसके 2 गेट हैं, एक तो गेट आता है लाहौरी गेट जो पश्चिम साइड में है और एक दक्षिण साइड में आता है दिल्ली गेट, ठीक है ना? यानी मान लीजिए ऐसे है, तो इधर लाहौर इधर रह गया, ठीक है ना?
तो यहाँ पे तो लाहौरी गेट हो गया और दक्षिण में हम बात करते हैं तो क्या? दिल्ली गेट यानी दिल्ली के अंदर जाने वाला रास्ता। आगे जो था वो ताजमहल, ताजमहल का हमें पता है 1500 1632 से लेके 1648 तक ताजमहल का निर्माण हुआ, यानी 16 वर्ष तक ताजमहल का निर्माण चला था और 1638 में 48 में जाके ताजमहल का निर्माण पूर्ण हुआ था। 1183 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। फिर 1983 में क्या किया गया था, विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया था ताजमहल को। इसके वास्तुकार थे अहमद लाहौरी और इनके प्रधान मिस्त्री जो थे वो थे उस्ताद ईशा, ठीक है ना? जो अहमद लाहौरी थे उनको जो बादशाह है उसने उपाधि दी थी नादिर उल असरार, यानी प्रश्न हो कि इन्होंने उपाधि कौन सी दी थी, नादिर उल असरार। असरार को हम ऐसे याद करेंगे कि कौन सी उपाधि दी थी अहमद लाहौरी को, क्योंकि अहमद लाहौरी तो याद रह जाता है लेकिन ये नादिर उल असरार वगैरह नहीं याद रहते हैं उपाधियां। तो असरार को हम क्या ले लेते हैं, असर ले लेते हैं कि बादशाह ने बोला कि बहुत अच्छा बनाया तूने, ठीक है ना? इसका तो असर रहेगा, बहुत सालों तक असर रहेगा, यानी नादिर उल असरार की उपाधि दी थी अहमद लाहौरी को शाहजहां ने। अब आगे हम बात करें कि जो आगरा में लाल किला है उसमें शाहजहां ने कुछ इमारतों का निर्माण करवाया था। अब हम इन इमारतों को याद करते हैं जो आगरा के किले में शाहजहां ने बनाई है। यानी 2 चीज़ें तो इसमें परमानेंट है कि दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास, ठीक है ना? जो लाल किले में दिल्ली के लाल किले में भी है और यहाँ भी है, दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास ये तो परमानेंट होती थी, 2 चीज़ें तो। फिर था खास महल, ठीक है ना? झरोखा दर्शन, जो झरोखा दर्शन है उसमें शाहजहां और जो मुमताज़ है, वो क्या करते थे, झरोखा झरोखा दर्शन करते थे यानी जनता से रूबरू होते थे। झरोखा दर्शन। फिर है मुशम्मन बुर्ज, हम मुशम्मन बुर्ज को कैसे याद करें? तो मुशम्मन बुर्ज जो है, उसमें शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर को कैद करके रखा था। नहीं, औरंगज़ेब ने शाहजहां को कैद करके रखा था मुशम्मन बुर्ज में। तो हम ऐसे याद करें मुसम्मन का हम क्या लेंगे कि मन है उसको क्या कर दिया, मोच दिया, ठीक है ना? मन को बेचारे को मोच दिया और वो क्या देखता रहता था वहां से, ताजमहल को निहारता रहता था शाहजहां। तो ये इमारत आगरा के किले में होगी तभी तो निहारेगा, दिल्ली से थोड़ी निहारेगा। तो मुसम्मन बुर्ज आगरा के जो किले में किसने बनवाई, शाहजहां ने बनवाई। झरोखा दर्शन मुमताज और जो शाहजहां है वो झरोखा दर्शन करते थे। नगीना मस्जिद और मोती मस्जिद, यानी ये 2 ये मस्जिदें बनाई। तो हम बात करते हैं कि जो मोती होता है वो किसके पास होता है? नागिन के पास होता है। मणि मान लेते हैं हम, मणि या फिर मोती, ठीक है ना? तो नागिन के पास में मोती, तो वो भी कहाँ पे है? आगरा के किले में है। यानी आगरा के किले में शाहजहाँ की इमारतें हैं, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, झरोखा दर्शन हमें याद रह जाएगा और जहाँ पे वो मुमताज़ के साथ में जो है वो झरोखा दर्शन करते थे। मुसम्मन बुर्ज जहाँ पे शाहजहाँ को कैद कर दिया था, उसका मन है वो वहाँ पे एकदम कर दिया, बाँध दिया था, ठीक है? नगीना मस्जिद और मोती मस्जिद, ये है ताज, है ना? ये ताज है, 1632 में निर्माण शुरू किया, 48 में पूरा हुआ और 1983 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। इसके जो वास्तुकार थे, वो लाहौरी थे, जिनको उपाधि दी थी असरार की, ठीक है ना? और इनके जो प्रधान मिस्त्री थे, वो थे ईशा, ठीक है ना? यानी ये देखो ईशा बना दिया, है ना? मारवाड़ी में बोलते हैं कि देखो वो ईशो बना दियो, ठीक है? ईशो सुनो बना दियो। तो ताजमहल के जो प्रधान मिस्त्री थे, वो थे उस्ताद ईशा। ताजमहल के बारे में एक महोदय हैं, हेवेल महोदय। कौन से महोदय? हेवेल महोदय। हेवेल महोदय को हम याद करेंगे हैवान, यानी भूत या फिर भूतनी, ठीक है? हैवान। अब हैवान महोदय ने या फिर हेवेल महोदय ने ताजमहल के बारे में क्या कहा कि भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा, कि जो ये ताजमहल है वो भारतीय जो नारीत्व है उसकी प्रतिमा है, नारीत्व की साकार प्रतिमा है। अब कोई प्रतिमा होती है, उनको हम अचानक ही देख लेते हैं, तो हमें कैसी लगती है? हवन जैसी लगती है ना? अगर अंधेरे में प्रतिमा को देख लें तो क्या हो? हवन जैसी लगती है, नहीं लगती है क्या? तो हिवेल ने भी क्या किया, ताजमहल को अंधेरे में देख लिया होगा या फिर कोई प्रतिमा देख ली होगी। तो भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा किसको कहा है? ताजमहल को हिवेल महोदय ने कहा। अब इसपे जो ऊपर प्याज़-नुमा जो आकृति है यानी कंद-नुमा या फिर प्याज़-नुमा जो आकृति बनाई है, इसका जो निर्माता था वो अलग था।
उसका नाम था इस्माइल खान अफरीदी। क्या नाम था? इस्माइल खान अफरीदी, ठीक है ना? तो इसको हम याद करेंगे कि जो कंधाकार आकृति दी है, ऊपर प्याज़ की आकृति ताजमहल के गुंबद में, तो उसके जो वास्तुकार थे वो थे इस्माइल खान। यानी स्माइल करते-करते क्या क्या खाता था ये? प्याज़ खाता था, ठीक है ना? है ना? तो गर्मियों में प्याज़ कैसे खाते थे? स्माइल करते-करते। तो इस्माइल को हमने स्माइल याद किया और इसने प्याज़ नुमा क्या बनाया है? ताज का गुंबद बनाया है। यानी जो इसमें संगमरमर का यूज़ किया गया है, वो नागौर के मकराना से मँगाया गया था। यानी नागौर की मकराना से ताजमहल में लगाने के लिए संगमरमर ले जाया गया था, राजस्थान से। ये ताजमहल के अंदर का इंटीरियर है। यहाँ पे ये जो है वो कब्रें शाहजहाँ और मुमताज़ की, यहाँ पे ये हमारे जैसे लोग देख रहे हैं यहाँ पे ताक-ताक के, ठीक है ना? और देखो संगमरमर का यूज़ यहाँ पे जालीनुमा बनाया गया है, उत्कीर्ण किया गया है शैली। ये एक चित्र और है अंदर से ताजमहल का। बढ़ते हैं कि ताजमहल के बारे में इस बुक में क्या दिया हुआ है कि मुगल बादशाह शाहजहाँ ने इसका निर्माण अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ महल यानी अर्जुमंद बानो बेगम की याद में आगरा यूपी में यमुना नदी के दाएं किनारे पे करवाया गया था। सफेद संगमरमर से बनी इस भव्य इमारत का निर्माण 1632 में प्रारंभ हुआ और 48 में बनकर पूर्ण हुआ। शाहजहाँ मुमताज़ में की दोनों की कब्रें हैं यहाँ। 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के मुख्य वास्तुकार, उन्हें शाहजहाँ ने नादिर उल असरार की उपाधि दी। उसका प्रधान मिस्त्री जो था वो उस्ताद ईशा था। इस इमारत में यूरोपीय और एशियाई शैली का मिश्रण है। ये परिसर आयताकार है। हेवेल ने ताजमहल को भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा। ताजमहल कंधाकार यानी प्याज की आकृति का गुंबद उत्कृष्ट नमूना है। इस्माइल खान अफरीदी ताजमहल के गुंबद का निर्माण करता। ताजमहल के निर्माण हेतु सफेद संगमरमर मकराना नागौर से मंगवाया गया था। ये बातें हम पढ़ चुके हैं। आगे हम बात करते हैं दिल्ली के लाल किले की। ये दिल्ली का लाल किला है और ये है आगरा का। जिसकी हम बात करें कि दिल्ली के लाल किले में हमने देखा था 2 गेट हैं। एक जो है दिल्ली गेट और दूसरा है लाहौर गेट। ये लाहौरी गेट है, जबकि हमने देखा था कि जो आगरा का लाल किला है उसमें 2 गेट हैं, उनके नाम एक दिल्ली दरवाज़ा और एक अमर सिंह दरवाज़ा। तो ये लाहौरी गेट है दिल्ली लाल किले का। ये दिल्ली गेट है, यहाँ पे इस प्रकार से ये हाथी खड़े हुए हैं, ठीक है ना? दिल्ली के लाल किले का हम इंटीरियर देखें तो इस प्रकार से है। ये अंदर की ओर सीढ़ियाँ जा रही हैं जैसे अंडरग्राउंड। ये यहाँ पे जो है वो पानी है यहाँ पे, इस प्रकार से ये अंदर से दिखता है रेड फोर्ट। ये वहाँ पे परिसर में जामा मस्जिद है। ये दिल्ली का दीवाने आम है, जहाँ पे जो राजा था वो आम लोगों के साथ में बातचीत करता था, उनकी समस्याएं सुनता था। अब हम पढ़ें आगे कि दिल्ली का लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी 1638 ईस्वी में आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। यमुना नदी के किनारे शाहजहांबाद यानी दिल्ली का 7वां शहर की नींव रखी थी। यानी शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी स्थानांतरित करी थी दिल्ली 1638 ईस्वी में, और वहां पे उसने अपने नाम से शाहजहांबाद बसाया था जो दिल्ली का 7वां नगर था, ठीक है ना? यमुना के किनारे उन्होंने शाहजहांबाद की स्थापना करी जाते ही 1638 ईस्वी में, और एक साल बाद 1639 ईस्वी में शाहजहां ने लाल किले की नींव रखी थी, जो आगे जाकर 1648 ईस्वी में पूरा हुआ था। यानी एक तो जो है वो लाल किला और दूसरा जो ताजमहल है वो दोनों 1638 48 ईस्वी में पूरे हुए थे। यानी 1638 में राजधानी स्थापित की, शाहजहांबाद की नींव रखी। 1639 ईस्वी में इन्होंने लाल किले की नींव रखी। हम बात करते हैं कि लाल किले के पश्चिमी दरवाजा जो है वो लाहौरी गेट और दक्षिणी दिल्ली गेट कहलाता है। दिल्ली के लाल किले को 2007 में विश्व विरासत में शामिल किया। ये आयताकार किला पत्थर से निर्मित है। इसके शिल्पकार हमीद अहमद थे। हमने अहम से याद किया था अहमद को। लाल किला ऑपरेशन में ही सलीमगढ़ दुर्ग है और इसके साथ में इसको सलीमगढ़ दुर्ग को भी विश्व विरासत सूची में शामिल किया कर लिया गया था। सलीमगढ़ दुर्ग लाल किले से एक पुल द्वारा जुड़ा हुआ है। सलीमगढ़ का निर्माण इस्लाम शाह सूरी ने 1546 ईस्वी में करवाया था। बात करते हैं दीवाने आम की। लाल किले में दीवाने आम है जिसमें एक कोष्ठ पर तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन रखा जाता था।
नादिर शाह इस सिंहासन को 1739 में फ़ारस ले गया था। यहाँ रंग महल व ख्वाबगाह भी है। रंग महल यानी जो हरम होता था, हरम का मतलब जहाँ पे रानियाँ रहती थी, ठीक है ना? तो यहाँ रंग महल और ख्वाबगाह भी हैं। दीवाने आम के कुछ चित्रों का विषय फ्लोरेंस नाइटिंगेल से संबंधित है। यानी दीवाने आम में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के चित्र भी यहाँ पे लगाए गए हैं सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो ये हमने बात करी। फिर आता है दीवाने खास यानी खास लोगों के लिए, है ना? प्राइवेट जो होता था, इसके भीतर की छत चांदी की बनी हुई थी। इस पर निम्न शेर लिखा था, यानी अगर फिरदौस वर रूबी ज़मीं नस्त, हमी आए हमी अस्त। ये लाइन अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो ने दीवाने खास के बारे में कहा है कि अगर दुनिया में कहीं भी स्वर्ग है ना, तो वो यही है, यही है। यानी चांदी से बना हुआ दीवाने खास इतना सुंदर है दिल्ली का कि उसके बारे में अमीर खुसरो ने ये टिप्पणी करी है। कैसे करी है? खुश हो गए, यानी ये ऐसी शानदार जगह कि अमीर खुसरो यहाँ पे बहुत खुश हो गया, है ना? और खुश होके इन्होंने बोला कि बस धरती पे जगह है ना, वो यही है, सबसे बेस्ट। तो ये है वो दीवाने खास जो चांदी से बना हुआ है। जिसके बारे में यहाँ आके कौन खुश हो गया था? अमीर खुसरो खुश हो गया था। यानी खुसरो को कैसे याद करेंगे? अमीर खुसरो खुश हो गया था। खुश कब होता है? जब वो अच्छी जगह चले जाएँ, एकदम मस्त मूड सही हो जाए एकदम, है ना? तो अमीर खुसरो ने खुश होके दीवाने खास के बारे में कहा कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है, तो यही है, बस यही है ना? ये मयूर सिंहासन है, यानी तख्त-ए-ताउस है। यहाँ पे कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था, ठीक है ना? फिर हम बात करते हैं कि इसको जब जो शाहजहाँ ने राजधानी स्थानांतरित करी थी, तो ये पहले आगरा के किले में था और फिर जब घर चेंज करते हैं, तो सामान भी साथ ही आता है। तो ये फिर बाद में दिल्ली के किले में इसको रख दिया गया और फिर बाद में नादिर शाह पहुँचा, तो वो इसको उठा के ले गया। फिर ये दिल्ली की जामा मस्जिद मुगल बादशाह शाहजहाँ द्वारा 4458 में दिल्ली में लाल किले के पश्चिम में बनाई गई, यानी ये लाल किले के परिसर में ही है। ये इस्लामिक स्थापत्य शैली में भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। ये लाल पत्थर और मार्बल की बनी हुई है। दिल्ली की जामा मस्जिद जिसकी हमने अभी फ़ोटो देखी थी, तो सबसे बड़ी मस्जिद है भारत की, है ना? फिर बारहदरी, अब ये बारहदरी क्या होता है? बारहदरी वो होता है कि जिसमें 12 गेट हों और एक है वो रूम की तरह बना दिया जाता है, ठीक है ना? ये अजमेर में अन्ना सागर के तट पर स्थित शाहजहाँ द्वारा निर्मित संगमरमर की बारहदरियाँ बड़ी कलात्मक है। इसके अतिरिक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में मुख्य गुंबद, महफिल खाना और शाहजहानी मस्जिद भी शाहजहाँ द्वारा निर्मित है। यानी इन बारहदरियों का निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने अन्ना सागर झील के किनारे अजमेर में, जो हम अभी देखते हैं। ये है अजमेर में बारहदरी जिसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। ये यहाँ पे अन्ना सागर झील दिख रही है, अन्ना सागर झील का पानी दिख रहा है हमें। अन्ना सागर झील के किनारे ही शाहजहाँ ने बारहदरियों का निर्माण करवाया था। ये एक दूसरी फोटो है, ठीक है ना? अन्ना सागर झील के किनारे आगे शाहजहाँ ने निर्माण करवाया जहांगीर के मकबरे का। इसे शाहजहाँ ने लाहौर में शाहदरा नामक स्थान पे बनवाया था। ये हम कल देख चुके हैं जो जहांगीर की स्थापत्य कला थी उसमें जहांगीर का मकबरा। फिर है निशांत बाग। कश्मीर में निशांत बाग का निर्माण शाहजहाँ के काल में हुआ। इसे अशरफ खान यानी नूरजहाँ के बड़े भाई ने 1633 में बनवाया। निशांत बाग को गार्डन ऑफ जॉय, गार्डन ऑफ ग्लेडनेस, गार्डन ऑफ डिलाइट कहा जाता है, यानी खुशी का बगीचा। ये कश्मीर में डल झील के पूर्वी किनारे पे है। यानी एक तो निशांत बाग आता है और एक नाम आता है शालीमार बाग। यानी यहाँ पे जो 3 बाग हैं वो कन्फ्यूज़न वाले हैं, जिसमें 2 तो हैं शालीमार नाम से और एक है निशांत नाम से, ठीक है ना? ठीक है? तो शालीमार बाग जो लाहौर में बनवाया था ना, वो तो बनवाया था शाहजहाँ ने, ठीक है ना? शालीमार जो लाहौर में बनवाया वो शाहजहाँ ने बनवाया, जबकि शालीमार बाग जो कश्मीर में बनवाया वो जहांगीर ने बनवाया था। हम बात करें शाहजहाँ की कि शाहजहाँ ने एक शालीमार बाग बनवाया और एक निशांत बाग बनवाया, ठीक है ना? तो एक नाम तो हमें याद रखना है लाहौर का और एक हमें याद रखना है कश्मीर का। हम कश्मीर जानते हैं तो वहाँ पे मौसम बहुत शांत होता है। कैसा मौसम होता है? बहुत ही शांत मौसम होता है यानी निशांत। और पाकिस्तान को हम कैसे याद करेंगे? मार्च से, ठीक है? यहाँ पे मार-काट मची रहती है पाकिस्तान की तरफ। यानी लाहौर में शालीमार बाग है, जो शाहजहाँ ने बनवाया और निशांत बाग है वो कश्मीर में बनवाया था शाहजहाँ ने। ये निशांत बाग है कश्मीर का, यानी ये देखने से भी कितना पीसफुल लग रहा है। तो कश्मीर में निशांत बाग है ये।
जो शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक है ना? निशांत बाग। यानी इतनी शांति है कि इस बाग को गार्डन ऑफ जॉय, गार्डन ऑफ ग्लैडनेस यानी खुशियों के बारे में बताया गया है कि ये खुशियों का बगीचा है, निशांत बाग। फिर शाहजहाँ ने लाहौर में शालीमार बाग बनवाया। आगरा के लाल किले में लाल पत्थर पर चूने की प्लास्टर जड़े दीवाने आम संगमरमर से बने दीवाने खास खास महल झरोखाए दर्शन मुसम्मन बुर्ज नगीना मस्जिद के अतिरिक्त संगमरमर के मंडप वाला मच्छी भवन शाहजहां की बनवाई हुई इमारतें हैं जो हमने याद कर ली। मोती मस्जिद आगरा के लाल किले में शाहजहां ने 3 मस्जिदें बनवाई जिसमें मोती मस्जिद विशेष रूप से प्रसिद्ध है। हमें पता है कि मोती या फिर मणि कौन सा प्रसिद्ध होगा जो नागिन के पास में होगा, है ना? तो प्रसिद्ध क्या है? मोती प्रसिद्ध है और जो नगीना मस्जिद है वगैरह जो मुसलमान बुर्ज है उनके साथ में आता है आगरा के किले में, यानी मोती मस्जिद सबसे प्रसिद्ध है। जो लाल किले की सबसे सुंदर इमारत है, यानी लाल किले की सबसे सुंदर इमारत की हम बात करें, वो मोती मस्जिद ही है, तो मोती तो सुंदर होता ही है। फिर शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने चांदनी चौक की रूपरेखा तैयार की थी, यानी जो चांदनी चौक है ना उसकी रूपरेखा जहां आरा ने तैयार की थी, इसका निर्माण शाहजहां के समय हुआ। और शाहजहां के समय बनाए गए भवनों में संगमरमर में ऊपरी छप्पर बंगाली छप्पर का प्रभाव उत्पन्न किया जो किनारों से झुका हुआ होता था। शाहजहां के समय से ही 9 शिखरों वाले पुनर्लिखित मेहराब का समावेश हुआ जिसमें से प्रत्येक शिखर को अपने आप में एक छोटा मेहराब कहा जाता था। शाहजहां द्वारा निर्मित भवनों में हिंदू इस्लामिक वास्तुकला के सुंदर समन्वय के दर्शन होते हैं। आगे दिया हुआ है औरंगजेब की स्थापत्य कला। तो हम औरंगजेब की स्थापत्य कला की बात करते हैं। पहले तो इसको मैप में देख लेते हैं। एक प्रमुख बात औरंगजेब की ये आती है कि इसने औरंगाबाद बसाया था। औरंगाबाद कहाँ है? दक्षिण में यानी महाराष्ट्र में। औरंगाबाद, औरंगजेब से क्या याद रहेगा? औरंगाबाद। औरंग और औरंग सेम होते हैं ना, औरंग औरंग 3 अक्षर मिल रहे हैं। तो औरंगजेब ने औरंगाबाद बसाया और वहीं पे अपनी बीवी के लिए मकबरा बनवाया, यानी बीवी का मकबरा। औरंगजेब ने अपनी बीवी का मकबरा कहाँ बनवाया? औरंगाबाद में बनवाया। और इसकी बीवी का नाम था राबिया दुर्रानी। क्या नाम था? राबिया दुर्रानी, जिसका मकबरा उसने 1679 में बनवाया था। और यहीं पे औरंगजेब का मकबरा है, यानी दोनों यहीं सिमटे हुए हैं, महाराष्ट्र औरंगाबाद में। ये तो दक्षिण में इनकी एक जो है वो स्थापत्य कला दिखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बनाई थी किसने? औरंगजेब ने। जबकि आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनाई थी? जो सबसे सुंदर थी, वो बनवाई थी शाहजहां ने। और आगरा के किले में मोती मस्जिद बनवाई थी, जबकि जो दिल्ली का लाल किला है उसमें मोती मस्जिद बनवाई औरंगजेब ने, है ना? फिर औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद बनवाई लाहौर में, यानी लाहौर में एक बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया। यानी इम्पोर्टेंट चीज़ 2 आती हैं औरंगज़ेब की कि एक तो ये राबिया दुरानी वाला मकबरा है, जिसको इसने जो है वो जो हमारा ताजमहल है, उसकी नकल के जैसा यानी वैसा बनाने की कोशिश करी है लेकिन वो खराब हो गया। तो वैसा मतलब ताजमहल के जैसा तो कैसे दिख सकता है? उसको ताजमहल जैसा तो कोई दूसरा बना ही नहीं सकता। तो इसने इसकी फूहड़ नकल करी है, जो औरंगज़ेब है उसने अपनी बीवी के लिए मकबरा जो है वो ताजमहल बनाने की। तो फिर दूसरा आता है पिंजौर बाग, यानी पिंजौर बाग पानीपत हरियाणा में है, पंचकूला हरियाणा में है। यानी पंचकूला हमने एक समय में बहुत नाम सुना था राम रहीम वाले मैटर में। तो पंचकूला में औरंगजेब ने पिंजौर बाग, और पिंजौर बाग का दूसरा नाम है यादवेंद्र बाग, है ना? तो पिंजौर बाग बनवाया। इसके बारे में कहते हैं कि ये समर रिट्रीट के लिए प्रसिद्ध था, यानी औरंगजेब यहाँ पे गर्मी में जाता था यादवेंद्र बाग में। और यहाँ पे अब भी जो पंजाब के लोग हैं, वो इसी बाग में त्योहार मनाते हैं जैसे वैशाखी और जो हेरिटेज फेस्टिवल हो गया, यानी इस प्रकार से जो मैंगो फेस्टिवल है, यानी यहाँ पे फेस्टिवल मनाते हैं पंजाब के लोग मिलके, वैशाखी भी मनाते हैं। और फिर हम बात करते हैं कि इसके वास्तुकार जो थे, वो थे मुज़फ़्फ़र हुसैन, है ना? मुज़फ़्फ़र हुसैन या फिर जो है वो नवाब कोका। अब हम इन एक-एक के बारे में अलग-अलग बात करते हैं, तो ये है बीवी का मकबरा औरंगाबाद में, जो 1679 में बनाया था औरंगज़ेब ने, ठीक है ना? यानी ये ताजमहल के जैसे ही इसका रूप देने की कोशिश करी हुई है औरंगज़ेब ने। ये है पिंजौर गार्डन, यानी जहाँ पे पंजाब वाले लोग वैसाखी वगैरह मनाने आते हैं। यानी पिंजौर गार्डन जो कहाँ पे है? पंचकूला में है। पिंजौर गार्डन कहाँ पे है? पंचकूला में, और इसका दूसरा नाम है यादवेंद्र बाग। तो अब हम पढ़ें
कि राबिया दुर्रानी का मकबरा। औरंगज़ेब द्वारा 1679 में पत्नी राबिया उद दुर्रानी की याद में औरंगाबाद में निर्मित इस मकबरे को दक्षिण का ताजमहल, क्योंकि इसमें ताजमहल की नकल की गई है, इसे बीवी का मकबरा भी कहा जाता है। बादशाही मस्जिद लाहौर में 1674 में स्थित है, जिसका निर्माण औरंगज़ेब ने अपने निजी कार्यों के लिए किया। औरंगज़ेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। पिंजौर बाग या फिर यादबेदन गार्डन हरियाणा के पंचकुला जिले में पिंजौर शहर में इसे औरंगज़ेब के वास्तुविद मुज़फ़्फ़र हुसैन नवाब फ़िदाई खान कोका ने 17वीं शताब्दी में बनवाया। इसे औरंगज़ेब के जो है वो समर रिट्रीट का मतलब है वो जो गर्मियों में जाता था वहाँ पे। समर रिट्रीट यानी रिट्रीट का मतलब होता है वापसी, यानी गर्मियों में वापसी करता था वहाँ पे। पटियाला रियासत के शासक महाराजा यादवेंद्र सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और अपने नाम से नाम बदल दिया इसका यादवेंद्र गार्डन। ये बाग सेवन जो टेरेस में विभक्त है, यानी 7 छतों में विभक्त है। इसके 7 टेरेस हैं। यहाँ प्रतिवर्ष अप्रैल में पिंजौर वैशाखी फेस्टिवल और जुलाई में पिंजौर मैंगो फेस्टिवल, दिसंबर में पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये तो दोस्तों हमने जो शासकों की अलग-अलग जो इमारतें थी उनके बारे में बात करी है। अभी मुगलकालीन अन्य भी इमारतें हैं, 7-8 इमारतें हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। फिर बाद में आगे वाला टॉपिक आएगा मुगल काल में संगीत कला, तो उसका हम लाइन टू लाइन ऐसे ही अध्ययन करेंगे।